सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट 51 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? ये मुझे लगता है कि मैं ही 4 बार करा दिया, समझ रहे ना? लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। तो कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 108 108। और आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते तो हैं, लेकिन जाने का नहीं। गाना सुने ना, बुलाते तो हैं मगर जाने का नहीं। मतलब ये हुआ कि बुला तो देते हैं दोनों संसद के दोनों सदनों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को, लेकिन ये अध्यक्षता नहीं करते। तो कौन करता है जी? लोकसभा स्पीकर, समझ रहे ना? ध्यान रखेंगे। और लोकसभा स्पीकर जो अध्यक्षता करते, वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 118 का 4। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल, समझ रहे ना, निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते, यानी जो भी इलेक्टेड मंडली होते, मेंबर होते, उसमें कौन से सदस्य नहीं होते? तो ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। और राज्य विधान परिषद तो जानते ही है कि भारत में 6 जगह है: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते जी? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये तीनों तीनों के इलेक्टेड मेंबर, मैंने जो निर्वाचित होंगे वो, मनोनीत ना ना। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का जो हम लोग सेशन कर रहे थे उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था, समझे ना? सारे लोग इधर से उधर हो गए। निर्वाचक मंडल कह दे तो कहाँ से? अरे भाई, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति पद कहाँ से? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति के महाभियोग कहाँ से? अच्छा है, निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से? ये अमेरिका से। हम लोगों ने 3 चीज देखा। निर्वाचक मंडल कहाँ से? आयरलैंड से। पद, राष्ट्रपति पद कहाँ से? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति के महाभियोग और निर्वाचन कहाँ से? अमेरिका से। आगे, लेकिन इससे भी एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भारत के ये राष्ट्रपति जो है एजुकेटिव यानी कार्यपालिका के प्रधान होते, वास्तविक कह देगा तो प्रधानमंत्री। लेकिन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन तब बन जाता कि विधानसभा के हम लोग देखें कि निर्वाचक मंडल में शामिल तो होता विधानसभा के मेंबर जो विधायक जी लोग हैं, लेकिन महाभियोग में ये लोग शामिल नहीं होते। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभियोग में विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, तो इनके स्थान पर कौन हो जाते? नॉमिनेटेड, यानी जो मनोनीत सदस्य होते उसको लाया जाता। कौन? पहले एंग्लो इंडियन था तो 104वां संविधान संशोधन में हटा ही दिया गया, लेकिन अभी 12 को तो है ही ना राज्यसभा का। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है जी? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट दिया होगा? तो कहता है कि इन्हें, ऑप्शन डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। आइरिश डीपीएसपी को न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए आर्टिकल 36 से 51, इसको आप लेके नहीं जा सकते न्यायालय में कि ना मुझे ये आर्टिकल लगाना होगा, चाहे शराबबंदी क्यों है क्यों नहीं है, ये सब चीज के लेके आप नहीं जा सकते, समझ रहे ना? आगे, तो आर्टिकल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 37 में ये वर्णित है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की ऑप्शन सी एल एम सिंघवी समिति। और यही एल एम सिंघवी समिति जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाया 1986 ईस्वी में। एल एम सिंघवी हालांकि बहुत पंचायती राज को दर्जा दिलाने का काम किए। और यही ना प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाते, और पहली बार 2003 को मनाया गया। हालांकि 2003 से सिलसिला चलता रहा, 2015 तक प्रत्येक साल मनाते थे, लेकिन 15 के बाद 2 साल पर प्रवासी दिवस हम लोग मनाते। और 17 प्रवासी दिवस मनाया गया इंदौर में, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली आए थे। तो प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश मनाने की सिफारिश यही एल एम सिंघवी किए थे, और यही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में किए थे। और एक और सिफारिश कर दी है जो क्वेश्चन आज के पूछ रहा है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश पंचायतों को एल एम सिंघवी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, 42वें यानी 42 अमेंडमेंट 1976 में। और इसमें 8 गो मौलिक कर्तव्य का सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी करती है, 10 गो भारत सरकार लागू करती है, और वर्तमान में है 11 गो। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 गो सिफारिश हुआ, 10 गो लागू हुआ, वर्तमान में 11 गो। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इस संविधान के भाग 12 में यानी पार्ट 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन ए केंद्र राज्यों के बीच
वित्त का बंटवारा, वित्त संपत्ति, रुपया पैसा कौड़ी, इसका किया गया। और आर्टिकल 264 से 300 के ए, जानते ही हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है हटा करके 300 के क में भेज दिया गया, तो वही है आर्टिकल भाग 12 कहाँ से कहाँ तक, 264 से 300 के, यानी 264 से 200 ए। आगे सॉरी 200 ए थोड़े 300 ए नो। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण के, विधि माने कौन सी, कानून, समझ रहे ना, कानून बनाने के ये शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 ये ससुरा कहता है कि संसद को विधि बनाने का निर्माण ये करता है, लेकिन जो ऑप्शन और दिया है ना 249, 250 या 252, इस ससुरा और खतरनाक है, समझिए ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते, कहता है कि आर्टिकल 249 इसमें क्या होता है कि राष्ट्र हित में राज्यसभा किसी राज्य के लिए सिफारिश करेगा कि कानून बना दिया जाए, समझ रहे ना। 250 में कहता है कि आपातकाल में, समझ रहे ना, किसी राज्य के लिए कानून बनाने के लिए है, ठीक है। और 252 है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमति जता दे कानून बनेगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो इससे हम लोग देखे, लेकिन संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है ये 253। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिए गए एक निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को एक माना गया है। ऑप्शन सी, संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। और इसी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रायोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंक का वर्णन निम्नलिखित में से है, यानी भाग 17 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, माने भारतीय जो अंक है हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। आगे तो भाग 17 में राज्य भाषा, भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 243 से 251 ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कहता है जी? राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए, यानी राज्यपाल के संबंध में इस ससुरा स्टेटमेंट गलत को चुन कर, क्या है गलत जी? तो ऑप्शन सी 2 या 3, क्या गलत है भाई? कहता है कि वेतन राज्य के संचित निधि से, वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। आयरे ससुरा, वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता, ये भारत के, यही ना अटकपट हो गया है, गलत है। 3 नंबर में कहता है कि पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। आयरे ससुरा, पेंशन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। अब आपके मन में होता होगा कि एक ही आदमी का वेतन भाता ससुरा राज्य के संचित निधि से और उसका पेंशनवा का है भारत के संचित निधि से दिया जाता। जी समझिए जरा, कोई भी राज्यपाल एगो राज्य में तो होता नहीं, 2-4 साल रहे इधर, 5 साल रहे उधर, 6 साल रहे उधर, तो वेतन भाता तो मान लीजिए जब तक जिस राज्य में रहे उस राज्य से मिल जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट हो गए तो तहसीलाएगा नहीं ना, वसूली नहीं ना होगा कि हे बिहार आपके यहाँ रहे थे सर, आपके यहाँ राज्यपाल रहे थे 6 महीना, उसका पैसा कुछ दीजिए कि इनको पेंशन दिया जाए। यही मांग मांग के होगा, पता लगेगा कि राज्यपाल का वेतन जा रहा है 6 साल के बाद मिलेगा। है कि नहीं? तो इसलिए भारत का संचित निधि कर दिया और के पद था, जिसका आंसर होना चाहिए राज्य का संचित निधि, उसका भारत का संचित निधि हो गया, जिसका भारत का होना चाहिए राज्य का हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा के लिए अंकित किया गया, यानी कोई शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर बीड़ा बजाया। तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। जैसे अब इससे क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया तब हो जाता है जब कहता है कि सिक्कों पर लक्ष्मी का सिक्का किसने थी अंकित कराया, समझ रहे ना? तो मोहम्मद गोरी, देखिए जरा, थे मुस्लिम, समझ रहे ना, आज सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकित करवाया, कितना मने इथी की बात है कि नहीं? और बाकी अकबर, मुगल बादशाह के अकबर, सिक्कों पर राम सीता, जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता जी? आमाजू। मतलब अगर आज के मायावती और ममता बनर्जी, इन दोनों दीदियों को ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता होगा? वैदिक काल में आमाजू। और इसी से रिलेटेड एक चीज है कि वैदिक काल में अघन्य किसको कहते? गाय को। क्या कहते जी? गाय को। आगे क्वेश्चन 13 कहता है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थान से मिला? तो ऑप्शन सी नावदा टोली। ये नावदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे नावदा टोली एच.डी. संकानिया के नेतृत्व में 1952-53 में और फिर 53-54 में और फिर से तीसरी बार 1957 से 59 में उत्खनन किया गया और उसे इवैक्यूएट किया गया कि क्या क्या कुछ मिला। आगे
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो बोगाज कोई अभिलेख ऑप्शन ए एशिया माइनर से, और एशिया माइनर से बोगाज कोई अभिलेख मिला जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया। पहला भगवान इंद्र, वरुण, मित्रा और नसत्य। ठीक है, 4 देवताओं का वर्णन है ये बोगाज कोई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? यानी जो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एनआईसी जिसको बोलती है, वो पहले किसी और नाम से था, उसका नाम था ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका स्थापना किसने कर दिया था जी? एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में, 1876 में इन्होंने किया था, बाद में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन चयन कीजिए। कोई स्टेटमेंट है जिसको रॉन्ग दिया है, चूज करना है। आगे चूज करना तो क्या होगा जी? ऑप्शन बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया। आई ससुरा, गलत है। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन हिटलर के सहायता से बर्लिन में किया गया, यही सुभाष चंद्र बोस, समझ ना। और वही हिटलर जो सुभाष चंद्र बोस को क्या कहे थे? नेताजी। और ये तो कह रहा है कि जापान की सहायता से, जबकि होगा आंसर जर्मनी की सहायता से, यानी बर्लिन में किया गया, हिटलर सहायता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? औरंगजेब ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, किस शासक ने शासनकाल में लिखा? तो फतवा ए आलमगीरी जो है औरंगजेब ने खुद लिखा था, फतवा ए आलमगीरी। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और चीज है, फतुहात ए आलमगीरी, ये तो फतवा है। अब पूछता है फतुहात ए आलमगीरी किसने लिखा? ईश्वर दास। किसने जी? ईश्वर दास ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनकी सहायता से काफी ये योगदान किए थे, और 1817 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। जो भी खाने हैं, गोलकुंडा के खान, चाहे ये सिंहभूम, रानीगंज, जो भी चीजें हैं आप देख सकते हैं, खाने जो भी है, कोयला के खान, लोहा के खान, तांबा के खान, ये सबको जोड़ने के लिए किया गया था, समझ रहे ना। लेकिन गांधी जी कहे थे कि रेलवे लाइन बिछाया अंग्रेजों ने अपने लिए, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वतंत्रता में बहुत योगदान था रेलवे का, समझ रहे? लोग फ्री टिकट से आते थे झगड़ा करने के लिए, नहीं तो कौन आएगा जी? जाइएगा बस से। तो वही बात है। तो ये चीज हुआ, गांधी जी कहे थे, और यही लॉर्ड डलहौजी जिनके कार्यकाल के दौरान रेलवे लाइन बिछाया गया 1853 में, मुंबई से थाड़े 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? किसने कहा था कि विदेशी कपड़ा जलाइएगा तो निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी राइट आंसर। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। और 4 या 5 फरवरी, कभी कभी कंफ्यूजन देता है, कभी 4 या कभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्या ये कांड होता है। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन। हालांकि, और इसी के बारे में कटाक्ष सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जिस समय सारी जनता आक्रोश में थी, उस समय असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया, ये बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक चीज है, ऐसा गांधी जी को नहीं करना चाहिए। हालांकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मुंह फुला लिए थे, और उस मुंह फुला फूली में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किया था, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और इनके साथ 2 और लोग थे, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू, समझ रहे ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय थे और सरोजिनी नायडू भी थी महात्मा गांधी के साथ, लेकिन ऑप्शन वो नहीं था, ठीक है। लेकिन बीपीएससी में 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं अगर दे दे तो फंस जाइएगा, तो इसलिए भी चाहिए। तीनों में किसने शामिल हुआ? तेज बहादुर सुप्रू और भीमराव अम्बेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन। और जब गोलमेज सम्मेलन हम लोग देख ही रहे हैं, तो 12 सितंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ, 7 सितंबर 1931 को, सॉरी 12 नवंबर ना, सितंबर नवंबर थोड़ा सा हो जाता है, 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, और 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और उसके बाद 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? किसने भेजा जी? तो विस्टन चर्चिल। और यही विस्टन चर्चिल तिलक को महात्मा गांधी जी को क्या कहे थे? नग्न फकीर कहे थे, समझ ना। हालांकि फ्रांसिस मॉरिस ने भी कहा था पहले, इसके पहले विस्टन चर्चिल के पहले कह दिए थे फ्रांसिस मॉरिस, इसी टाइप के कुछ नाम है। और क्रिप्स मिशन कब आया था जी? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, ठीक है।
हालांकि 6 अप्रैल तक भी रहे थे ये। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें, यानी कुछ मिलाना मिलानी है, उसको मिलान करना है। तो क्या है जी? केसर। केसर जम्मू कश्मीर में केसर, समझ रहे ना, केसर को हम लोग जफरान कहते हैं, और केलेवा मिट्टी जो जफरान जम्मू कश्मीर में मिलता है, वहीं आज का जो ज्योग्राफी हम कराए हैं बिल्कुल भी अलग तरीका से, अलग अप्रोच के साथ लूसेंट, और उसमें हमने बताया हुआ है। काली मिर्च कहाँ? तो केरल में। हल्दी कहाँ? राजस्थान में। अजीरा कहाँ? ना, हल्दी आंध्र प्रदेश में, अजीरा राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करेंगे 24 का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई? किस कीमत को किसानों के लिए एक पॉलिसी माने कीमत की बात की गई? तो ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य। समझ रहे ना, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। और एमएसपी जो है वर्तमान में 23 फसल जारी किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। इसी में लेकर जो किसान जो किए थे ना आंदोलन, जो वापस लेना पड़ा भारत सरकार को, तो यही था एमएसपी। ठीक है, और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि लागत आयोग के द्वारा किया जाता है, और इसका स्थापना 1965 में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना नवंबर 2004 में। सिफारिश किसने की? स्वामीनाथन। और वही स्वामीनाथन जिनको वर्तमान में अभी 2024 जनवरी में भारत रत्न से नवाजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जानते, इसका स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? यानी कौन से समिति सिफारिश की थी? तो ऑप्शन सी शिवरामन समिति। शिवरामन सिंह समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना होता है। हालांकि 1982 में ही एक्जिम बैंक का स्थापना होता है, निर्यात में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से किया गया? तो ऑप्शन ए सोवियत रूस। सोवियत संघ रूस इसलिए कहा गया कि रूस अभिन्न रूस है। 1989 और 1990 में रूस बहुत बड़ा था। हालांकि आज भी बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला रूस है ना जी, लेकिन उस समय तो और बड़ा होगा। सोचिए, उससे अलग हुआ है 15 गो देश। बेलारूस, लिथुआनिया, और उससे जुड़ा यूक्रेन, चेकोस्लोवाकिया, मैंने समझे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब 15 गो अलग हुआ। और सोवियत संघ रूस में ये 1955, अब हम लोग थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि की बात करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस की सहायता से 1955 में, उसके बाद दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से 1956 में, और उसके बाद राउरकेला आता है 1959 में, 1959 में, जो जर्मनी की सहायता से ब्राह्मणी नदी के किनारे है। कहाँ? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न पर विचार करें। क्या विचार करना है जी? तो कहता है एक नंबर, गर्म और शुष्क जलवायु, हॉट और शुष्क मैंने क्या होता है? ड्राई जलवायु यानी क्लाइमेट। हल्की और गीली सर्दी, समझे ना, तो हल्की और गीली सर्दी ये क्या होता है जी? अच्छा कोई बात ना। सदाबहार ओक के पेड़, ये सब कहाँ मिलेगा जी? ये किस क्षेत्र में मिलेगा? तो कहता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। कौन सागरीय? भूमध्य सागरीय। आगे ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई जरूर गलत दिया होगा। ऑप्शन सी मानादारा। मानादारा कहता है सिक्किम में। आइरे ससुरा, मानादारा तो उत्तराखंड में है ना जी। माना नीति लिपु लेक ये उत्तराखंड में, समझे। तो सिक्किम में कौन कौन? जलेपला और नथुला दर्रा, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नामचा बारवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन बी हिमाद्री या बृहत हिमालय। आज के जो हमने सेशन लिया है, फिजिकल जो फॉर्म है, यानी भारत का भौतिक स्वरूप, जो ज्योग्राफी लूसेंट का, एकदम सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मैप के सहायता से पहली बार लूसेंट को बताया गया है, वो भी डिजिटल फॉर्म में। आगे, तो ये नामचा बारवा हिमालय के किस श्रेणी में? हिमाद्री और बृहत हिमालय, इसी का दूसरा नाम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, और इसी का चौथा नाम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। 4 गो नाम है ससुरा के, हिमाद्री, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय और सर्वोच्च हिमालय, बोले ना। और इसी में बड़ी बड़ी चोटियां है। तो चोटी मैंने कौन चीज? लड़की सबके चोटी है, लड़की सबके चोटी, पर्वत पर पठार के चोटी, ये सब चोटी के हम कह रहे हैं। तो इसमें जो है कौन कौन मिलेगा? तो ऑरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, ये सब जितने भी भारत की पहाड़ियां, ये सब जितनी भी ऊंची चोटी है ना, सब यही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि नदियों के विसर्प वाहिका, विसर्प में समझ ना, टेढ़िंग टेढ़िंग, मैंने घूमते घूमते सांप जैसा, तभी ना नाम है इसका विसर्प। सीधा नहीं, इधर इधर घूमते घूमते। अब कैसे बताएं? तो नदियों के विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती, क्या कहलाती? मौन कहलाता। हम लोग के यहाँ मौन है, चंपारण में सेमरा मौन, समझ ना, मछली 4 किलो 5-5 किलो के होता है उसमें। और तो वही मौन है जो लोग जानते होंगे, गाँव देहात से पता होगा मौन क्या है, चंवर क्या है, समझ ना, तालाब क्या है, पोखरा क्या है। तो मौन को कहते। हालांकि इससे बढ़िया क्वेश्चन तो पूछ देता कि एशिया के सबसे बड़ा गोकुर झील, कांवरताल झील बेगूसराय में, जो बिहार का एकमात्र झील जिनको आर्द्रभूमि संरक्षण में शामिल किया गया, और ये 39वां आर्द्रभूमि संरक्षण बना था। आगे क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मरुधान किसे कहते हैं? समझ रहे ना, मरुधान
माने मरुधान मतलब समझिएगा, मरु उधान, मरु माने कौन चीज, बालू उलू, और उदान माने पात। तो ये कहता है मरुदान कहा किसे कहते हैं, तो देखिए सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र, रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, मरुदान। और क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था टीआरई थर्ड में समझे ना, कि मरुस्थलीय पौधा को क्या कहते हैं, तो जेरोफाइटा। क्या कहते हैं जी, जेरोफाइटा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्न में से किस घास के मैदान को सही सुमिलित है, तो कम्बोज। ये कम्बोज जो है कहता है कि उत्तरी ब्राजील में, ससुरा गलत कहता है। कम्बोज जो है 3 देश से, हालांकि साउथ अमेरिका में तो है ही, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में, तीनों में बहता, ये बहता ही नदी है, गुजरता घास ना है जी। घास है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, हालांकि गर्म ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34, आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कह देगा तो बैकाल झील। समझ रहे हो, आयतन की दृष्टि से सबसे साफ पानी, हालांकि साफ पानी का झील सब अमेरिका में है, मीठे पानी का झील दुनिया का सुपीरियर झील, और भारत में उलर झील और डल झील को कहते हैं। हालांकि लोकटक झील मणिपुर वाला भी कहता है कि उत्तर भारत का एकमात्र मीठे पानी का झील कौन है, लोकटक झील, बिहार दुर्ग में पूछा हुआ है भाई। तो इसलिए सबसे गहरा झील बैकाल झील रूस में है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि टोरेंस जल डमरूमत किन दो द्वीपों के मध्य है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू पपुआ गिनी। और यही न्यू पपुआ गिनी जो लोगोहू, मैंने ना एगो अपना न्यू पपुआ गिनी का सबसे सर्वोच्च जो अवार्ड है, इन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, न्यू पपुआ गिनी दिया है, लोगोहू करके। अब थोड़ा सा मिस्टेक करें, लेकिन लास्ट में लोगोहू हम ट्रिक याद किए हैं। 15 को देश अभी नवाजा है इनको, मोदी जी को, तो वही न्यू पपुआ गिनी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि फाइबर ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर क्या करता है जी, ऑप्शन सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, फिर ससुरा रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया। तो ऑप्शन सी कहता है कि क्यांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। क्यांतरण माने कौन चीज है, थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट, इंग्लिश रहता तो समझ में आ जाता। हालांकि क्यांतरण रूपांतरण एक ही चीज है, समझ, ट्रांसफॉर्मेट हो जाता है, इधर से उधर हो जाता। आंत बड़ी हो जाती, पहले छोटा था, अब कहीं जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग घर में कम खाते, अब कहीं अपने घर में खाना होता तो 3-4 पीस से काम चल जाता। अब बारात में अगर जाते हैं तो 10 पीस दीजिए ना, समझे ना, ऐसे लोग होते हैं। आगे तो इसके मेढक वाला के पृष्ठभूमि से 3-4 गो क्वेश्चन बनता है, उसको चर्चा हम लोग करेंगे। मेढक जो है इम्फीबियन ग्रुप में आता है, यानी उभयचर में आता है। और मेढक जो है सांस लेता है 2 तरीका से, इस ससुरा 2 तरीका से सांस लेता है। जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा से, पानी में रहेगा तो त्वचा से यानी स्किन से। आगे इसमें एक और चीज, 3 गो चेम्बर पाया जाता है मेढक में। 3 गो चेम्बर किस में पाया जाता है, तो जो भी इम्फीबियन ग्रुप है ना वेचर, उसमें 3 पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम CO2 एक कार्बन क्रेडिट का मान होता। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती, तो ऑक्सीजन की मात्रा होता 65%, 65%। आप जानते हैं कि आरबीसी में खाली ऑक्सीजन न होता, मैंने ज्यादातर ऑक्सीजन होता। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी तांबा कह रहा है गैल्वेनीकरण से, समझ रहे ना, गैल्वेनीकरण से इसका हिंदी होता है जस्तीकरण। तो तांबा का जस्तीकरण गैल्वेनीकरण नहीं होता, जस्ता का होता है। क्या होता है, जस्ता का। आगे क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती, तो ऑप्शन बी H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते, और इसका दूसरा नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा प्रभावित अभी ताजमहल है, क्यों है कि बगल में मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, मथुरा, तो इसलिए ताजमहल थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आगरा में गए थे तो ताजमहल कैंपस में जाके नहीं घूम पाए, क्योंकि ट्रेन मेरा था इसलिए नहीं घूम पाए। खैर कोई बात नहीं, जाते रहेंगे। और अम्ल वर्षा दुनिया में कह दे तो नॉर्वे और कनाडा में, सबसे ज्यादा नॉर्वे में और कनाडा में। अम्ल अम्ल वर्षा कब हो जाएगा, जब 5.6 से कम पीएच मान हो जाएगा, तो अम्ल वर्षा की गिनती होती। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सांस लेने और छोड़ने, समझे ना, सांस लेने और छोड़ने के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती, तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन। कौन सी होती, तो कार्बन और ऑक्सीजन ज्यादा होती। हम लोग ऑक्सीजन, समझ रहे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ज्यादा, छोड़ते हैं कम, लेते हैं लगभग अब परसेंटेज बताएंगे थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, छोड़िए, इतना जानिए कि लेते हैं ज्यादा छोड़ते हैं कम। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कम, छोड़ते हैं ज्यादा। अब देखिए 43 नंबर कहता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व समझे ना, डेंसिटी, जो किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर। दूध से कोई चीज आ जाए ना तो लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस जो होता है दही खट्टा कर देता दूध, दही का। क्वेश्चन नंबर 44,
और देखिए, एक होता है लैक्टोमीटर और एक होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होगा, थकान हो जाएगा, समझ रहे ना, मिलता जुलता था इसलिए क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है जी? नेचुरल एलिमेंट, समझ रहे ना, अर्थ पे सबसे हेवी, हेवी मतलब कौन सी? भारी। तो कौन है जी? तो यूरेनियम है सबसे भारी। और यूरेनियम को हम लोग आशा की धातु कहते हैं। आशा की धातु मतलब कौन सी? आशा पुष्पा प्रीति के धातु ना। आशा माने होप मेटल, इधर उधर नहीं समझिएगा। और देखिए, सबसे भारी तो हो गया यूरेनियम, यूरेनियम। और सबसे हल्का कौन सी? ओस्मियम। कौन सी? ओस्मियम। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताना का उदाहरण नहीं है? समझ रहे ना, ताना का ससुर उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी शकरकंद। शकरकंद जो है ये ताना का उदाहरण नहीं है, जड़ का उदाहरण है, और रूपांतरित जड़ का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है अमाशय, अमाशय मतलब एस्टोमच। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत को ही क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। द्वारा यकृत, यकृत मतलब लीवर, हिंदी में कहते हैं जीगर, सॉरी, हिंदी में यकृत, इंग्लिश में लीवर, उर्दू में जीगर। आगे एक बार फिर से पढ़ दूं। आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की क्या थी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रक्त पहुंचाती है, उस वाहिका का नाम क्या है? उस वाहिका का नाम क्या है? ऑप्शन डी यकृत प्रवेश द्वार सीरा। समझ ना, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। आगे ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? मलेरिया से अगर कोई अंग प्रभावित होता, कोई इफेक्ट होता, बॉडी में कोई इफेक्ट आएगा, तो ऑप्शन सी पीलिया। और इसी पीलिया को हम लोग एस्प्लीन के नाम से जानते हैं। और मलेरिया, मलेरिया रोग किससे होता? प्रोटोजुआ से। प्रोटोजुआ से मलेरिया रोग हो जाता। और जो है डेंगू किससे कारण होता? वायरस। समझ रहे ना, ध्यान रखेंगे, बहुत लोग गड़बड़ होते, वायरस। लेकिन मलेरिया को प्रभावित करने वाला पीलिया, और जिसको एस्प्रिन कहते, और वहीं पीलिया जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते। मतलब आरबीसी का आप जानते हैं कि टेन्योर कितना होता है? 120 डेज। तो आफ्टर 120 डेज रक्त कहाँ खत्म होता, बर्बाद होता, नष्ट होता, भ्रष्ट होता? तो ये कहाँ होता जी? स्प्लीन में, प्लीहा में। और इससे एक और क्वेश्चन बनता, जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो उसका ब्लड कहाँ सर्कुलेट होता, कहाँ निर्माण होता? तो कहाँ होता? यकृत में और प्लीहा में, दोनों में, लिवर और स्प्लीन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता क्या कहलाते? संश्लिष्ट तंतु। इसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर। समझ रहे ना, पादप नहीं होता वस्त्र में। अगर पादप समझ रहे ना तो बकरी या गाय भैंस खा जाएगा हम लोग का जी। पता चलेगा कि नंगे हो गए। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है? तो ऑप्शन ए डेमेंशिया। डेमेंशिया ससुरा जेनेटिक रोग नहीं है। और ऑप्शन देखिए, हिमोफीबिया, हिमोफीबिया जो है ये तो है, ये है। वर्ण अंधता ये भी है, मतलब कलर विजन। वर्ण अंधता, वर्ण अंधता, अंधता क्या है? कलर विजन। मतलब हरा के लाल, लाल के हरा, पकड़ भी नहीं करेगा उसको। इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट में यही चेक होता है, कलर विजन। हम सीआरपीएफ में थे ना, तो मेरा भी चेक हुआ था। इस ससुरा तुम समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो, रहा हो। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें देखिए, ये महिलाओं में होता है, बांझपन की शिकार हो जाती है वो महिलाएं, कभी मां नहीं बनेगी। जो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा ना, मां नहीं बनेगी। ये भी जेनेटिक रोग है, समझ रहे हैं? जिनको हो गया उनको, बेटी को भी दिक्कतें है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता, हमारे शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी प्रदान करता कौन करता जी? तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट करता। लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना, वासा फैट करता। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन? फैट। लेकिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट। और क्विकली रूप से, मैंने क्विकली में समझ, तेजी में किसी धावक को सलाह दिया जाता कार्बोहाइड्रेट मतलब कौन सी? ग्लूकोज पियो, और उससे नहीं तो आलू बॉयल करके खाओ, समझ ना। नहीं तो कोई किसी को कहिएगा कि बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, क्योंकि फैटी में ज्यादा है ना कार्बो, ये एनर्जी ज्यादा है। तो कहिएगा कि हाँ पिज्जे खा लो, दिन सुबह शाम पिज्जे खाओ, नहीं। हम लोग क्या खाते हैं? चावल दाल रोटी सब्जी। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से एनर्जी है। आज के सिलसिला को खत्म करते हुए मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर कल मिलेंगे सीरीज